This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूँ आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। पाकिस्तान में हम बरामदात के हवाले से कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं और हम हमेशा ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की बरामदात सिर्फ एक सेक्टर पे अगर डिपेंडेंट रहेगी तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एज सच इतना अच्छा साइन नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे अगर तवज्जो दी जाए तो हम अपनी बरामदात को भी बढ़ा सकते हैं और डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल के हवाले से हम अक्सर ये कहते रहे हैं कि जी पाकिस्तान की बरामदात की बात करें तो तकरीबन 55% से ज़्यादा जो भी हमारी बरामदात होती हैं, अगर पिछले माली साल में कोई 21 अरब डॉलर के करीब बरामदात हुई हैं, उसमें भी अगर आप देख लें दो हमने देखा कि जी पिछले माली साल में टेक्सटाइल की बरामदात में कोई 7.5% की कमी देखी, लेकिन उसके बावजूद भी देखें और ओवरऑल अगर देखें तो ऑन एवरेज पाकिस्तान की बरामदात में टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 55% से ज़्यादा ही रहता है। अब एक अहम चीज़ जो हम अक्सर प्रोग्राम्स में अपने मेहमानों के साथ डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान बीइंग द एग्रो बेस्ड इकॉनमी, हमारी कैश क्रॉप्स ख़ास तौर पे जब कॉटन की बात करते हैं तो क्या वजूहत है कि हम अपनी यील्ड को बढ़ा नहीं पाए। हम जानते हैं कि बीटी कॉटन के हवाले से काफ़ी बातें होती रही हैं कि जी यूएस बेस्ड मोनसेंटो जो सीड डेवलपमेंट कंपनी है, बीटी कॉटन की डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करते हैं तो बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ ममालिक में इम्प्लीमेंट हुआ और ख़ासतौर पे इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में इस वक्त 30 मिलियन बेल से ज़्यादा की जो प्रोडक्शन हो रही है, बीटी कॉटन का एक कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी रिजर्वेशंस भी हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रोडक्शन में इजाफे की बजाय पिछले साल अगर हम देखें तो कॉटन की प्रोडक्शन में जहाँ एक वक्त था कि 14 से 15 मिलियन बेल्स तक अचीव कर चुके थे, वो तकरीबन 10 मिलियन बेल्स तक हम आ गए। अब अगर हम कॉटन इंपोर्ट करेंगे कोई 2 से 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की हर माली साल में, तो फिर ये जो तिजारती खसारे की हम अक्सर बात करते हैं कि जी तिजारती खसारा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है, इसलिए कि 20-21 अरब डॉलर का तिजारती खसारा अगर हर साल होगा तो इसको हम फाइनेंस कैसे करेंगे। अगर रेमिटेंसेस में कमी आती है, खुदा न खास्ता जो कि हम सूरत हाल देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में अरब पेनिनसुला में जो हो रही है, तो फिर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की अक्सर बात करते हैं और पिछली माली साल में भी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे लिए मसला रहा। अब क्या किया जाए कि पाकिस्तान कॉटन प्रोडक्शन के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि जी 4th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, 3rd लार्जेस्ट कॉटन कंज्यूमिंग कंट्री है। कॉटन की कंजम्पशन के हवाले से अगर हम देखें तो अनडाउटली हम देख रहे हैं कि हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। क्या ऐसे इकदामात हम इस वक्त कर सकते हैं जिसके ज़रिए हमारी कॉटन की प्रोडक्शन में इजाफा, नंबर 1। सेकेंडली टेक्सटाइल में इनोवेशन, वैल्यू एडिशन के हवाले से हम अक्सर बातें करते हैं कि अभी तक हम वैल्यू एडिशन कर नहीं पाए। बांग्लादेश हमें बहुत पीछे छोड़ चुका है वैल्यू एडिशन के ज़रिए। उनकी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 24, 25, 26 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट भी नहीं है। फिर वियतनाम की बात करते हैं तो स्पिनिंग में आजकल वियतनाम बहुत ज़्यादा आगे। फिर ट्रांस पैसिफिक पैक्ट जिसमें 12 ममालिक है, जिसमें यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, मैक्सिको है, ब्रुनाई है, मलेशिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, ये तमाम ममालिक जब ये रेटिफाई होगा तो उसके बाद मज़ीद इन ममालिक को तक़वियत मिलेगी, पावर मिलेगी, ज़्यादा इनको इंसेंटिव मिलेंगे, इसी के टैरिफ वगैरह के मसाइल फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होंगे। पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकता है, क्या मसाइल हैं, कॉटन की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकता है, क्या इनोवेशन ला सकता है, हुकूमत की तरफ से क्या इंसेंटिव होने चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। इसी हवाले से आज में स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अब्दुल मजीद साहब ने, चांसलर हैं टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के। मजीद साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद इदरीस अहमद साहब, आप साबिक टेक्सटाइल कमिश्नर। इदरीस साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, वेलकम करते हैं। मजीद साहब आपसे आगाज़ करते हैं, ये बताइए कि अगर हम देखें पाकिस्तान में टेक्सटाइल की प्रोडक्शन के हवाले से, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के हवाले से, कॉटन की प्रोडक्शन के हवाले से ऐसा कोई बेहतरी हम नहीं देख रहे, कई साल गुजर चुके हैं। नहीं, वो बेहतरी जो है वो ये है कि आपकी कैश क्रॉप में से वन ऑफ द कैश क्रॉप कॉटन है, तो दूसरी भी कैश क्रॉप्स हैं, आपकी शुगर है, आपका राइस है, आपका वीट है, तो ये सारी कैश क्रॉप्स हैं। अब वो फार्मर जो है वो तो जहाँ उसको ज़्यादा मुनाफा होगा, जहाँ उसको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ पे उसकी जो प्रोड्यूस है वो आगे जाएगी, वो उसमें शिफ्ट करता रहता है। तो मकसद जो है वो ये है कि जो आपकी क्रॉप वेरिएशन है वो
कभी रकबा ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है, कभी फिर ज़्यादा हो जाता है, कभी इट डिपेंड्स ऑन द इंसेंटिव, इट डिपेंड्स ऑन द वर्ल्ड मार्केट प्राइसेस ऑफ कॉटन। ये सब बहुत से इसमें फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये जो कॉटन है दिस इज़ नॉट ए कमोडिटी विच इज़ ओनली प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, देयर आर अदर कंट्रीज़ विच आई मीन देवर। आप देखें कि इस वक्त हम जब बात करते हैं तो जब भी हम कहते हैं तो कहते हैं कि न्यूयॉर्क की एक्सचेंज का जो है वो रेट क्या है कॉटन का, तो वो एक बैलेंस। एक वक्त था कि मैनचेस्टर कॉटन एक्सचेंज वाज ऑन द टॉप, तो उस वक्त हम, क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी। तो मेरा मतलब है इस वक्त जो बात है वो ये है, कोई और चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ आप करें कि आप अपनी यील्ड जो है पर एकड़ उसको बढ़ाएं। यील्ड पर एकड़ अब अगर आपकी बढ़ेगी तो जो फार्मर है उसको भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो चेन है उसमें भी आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा बेल्स होंगी वो आपकी जिनिंग भी चलेगी, आपका मिडल मैन जो है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, स्पिनिंग भी चलेगी, वीविंग भी चलेगी, सब चीज़ आपके साथ चलेंगी। जैसे आपने कहा कि वैल्यू एडिशन टेक्सटाइल में नहीं हुआ, ये मेरा मतलब है इसमें येस एंड नो की बात है कि वैल्यू एडिशन हुआ भी है और नहीं, जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आजकल टेक्निकल टेक्सटाइल का ज़माना है, तो जो लोग जो हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। उसमें अभी शुरुआत हुई हैं, हमारी यूनिवर्सिटियों में भी उसके ऊपर स्टडी हो रही है। अभी कुछ लोगों ने उसमें टेक्निकल टेक्सटाइल में कुछ प्लांट्स जो हैं वो लगाए भी हैं, तो ये जो है वो चलते। लेकिन एक चीज़ जो है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है हमारा स्टेक जो है वो स्पिनिंग के ऊपर है, एंड वी हैव टू गो अवे फ्रॉम स्पिनिंग एंड गो इन ए वे कि भाई वो सारा इंटीग्रेटेड प्रोसेस में सब लोग शामिल हो जाएं। अब स्पिनिंग के हवाले से जैसे आपने बात की, अब इदरीस साहब ये बताइए कि स्पिनिंग के हवाले से तो हम देख रहे हैं कि वियतनाम बहुत आगे जा रहा है। वियतनाम में चाइना बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहा है स्पिनिंग सेक्टर में। वियतनाम तकरीबन अगर पिछले साल ही देखूँ तो जहाँ तक मुझे इल्म है कोई 5 मिलियन बेल से ज़्यादा की उनकी कंजम्पशन हुई। अब वियतनाम धागा एक्सपोर्ट करेगा, फिर वैल्यू एडिशन के ज़रिए हम देख रहे हैं कि वियतनाम तो बहुत आगे जा रहा है। अब पाकिस्तान की स्पिनिंग सेक्टर में तो फिर मसाइल आने वाले हैं। ये पाकिस्तान का टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, या आपने कहा कि ठीक है नरम गरम वक्त आता रहता है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स हैं। अगर ये जो हमारी आर्ट्स सिचुएशंस होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, उसके ऊपर हम कुछ थोड़ा सा काबू कर लें तो यही इंडस्ट्री, यही कैपेसिटीज़ ये डिलीवर कर सकती हैं। देखिए, आपने एक्सपोर्ट्स की बात की थी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स की 2005-06 में तकरीबन 10.3 बिलियन डॉलर्स थी, जो कि बढ़ के तकरीबन 14 बिलियन 13.88 जो है 10-11 में हो गई, और फिर इतना ही करीब ये 3-4 साल रहा। इस साल जो है ना कम हुआ, 12.5 बिलियन के करीब हुआ। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट है वो भी कम हो गई। जो शेयर इसका 63% था 2005-06 में, वो आज भी 60% है। बीच में जब दूसरी एक्सपोर्ट बढ़ गई तो इसका शेयर वो तकरीबन 55% के करीब आ गया। तो इसकी इनहेरेंट अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, पोटेंशियल्स हैं। इसको थोड़ा सा हमने ठीक करके इसको पोटेंशियल्स को अगर लें तो हमारी एक्सपोर्ट्स आ जा सकती। ग्लोबली आपने बात की इन्वेस्टमेंट की, जो बात है वो इन्वेस्टमेंट ये ठीक है कि ताइवान में हुई है, बांग्लादेश में हुई है। बांग्लादेश बिल्कुल कॉटन प्रोड्यूस नहीं करता। बांग्लादेश की अपना गारमेंट से उन्होंने शुरू किया, वहाँ अब स्पिनिंग इंडस्ट्री भी है, वहाँ पर कॉटन भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और उनकी यहाँ वो कॉटन की काफ़ी बड़ी कंजम्पशन है। तो इसी तरीके से ताइवान जो है, ताइवान में अपना स्पिनिंग की कैपेसिटी लगी है, चाइनीज़ ने वो इन्वेस्टमेंट लगाई है। हमें भी वक्त के साथ साथ रहना होगा। हमारे यहाँ जो होल्डिंग्स हैं वो छोटे लेवल की हैं। यहाँ पर वो 15,000 स्पिंडल है, 20,000, 25,000 स्पिंडल है, 30,000 है। चाइना के जब वो उनकी यही 3-3 लाख स्पिंडल एक मिल के अंदर है, तो इकॉनमी ऑफ स्केल्स आ जाता है। दूसरे नंबर के ऊपर ये आ जाता है कि दुनिया भर में जो स्ट्रिंजेंट रूल्स होते चले जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी के हिसाब से, हमें उनको अडॉप्ट करना होगा, लाजमी करना होगा अगर हमने सर्वाइव करना है। तीसरी बात यह है कि जैसे कि मजीद साहब ने फरमाया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मेन रॉ मटेरियल जो है वो कॉटन है।
हमारे यहाँ लोकल काटन प्रोड्यूस होती है। काटन में फार्मर्स ने ये काफ़ी इसको सपोर्ट किया है। द ग्रोथ इन काटन प्रोडक्शन इज़ कमेंसुरेट विद द कंजम्पशन बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमेशा होता रहे। आज भी ये 70% के करीब रॉ मटेरियल जो है वो लोकल फार्मर्स जो हैं वो उसको दे रहे हैं, बाकी का फिर ये इंपोर्ट करते हैं हम काटन और पॉलिएस्टर फाइबर इस्तेमाल करते हैं। तो रॉ मटेरियल उनको अप्रोप्रिएट कास्ट पे अगर मिलता रहे तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और इसके लिए हमें देखना होगा, पॉलिएस्टर फाइबर की आपने जैसे बात की, मैन मेड जी फाइबर है, उसमें भी तो मसाइल हैं। जो हमारी लोकल इंडस्ट्री थी वो सर्वाइव एज सच नहीं कर पाई ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी सिंथेटिक्स का साइड चला जाता है, कभी उसमें हम चूँकि बड़े एक ना वो महदूद चीज़ों में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी कंजम्पशन जो है सिंथेटिक्स में कम है। अगर हम सिंथेटिक्स फील्ड में चले जाएं तो फ्यूचर तो है ही सारा सिंथेटिक्स के लिए। दुनिया भर में सिंथेटिक्स की कंजम्पशन जो है वो बढ़ रही है और ये नेचुरल फाइबर्स की जो है या स्टेटिक है या कम हो रही है। और वो हम हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है ऐसे हैं जिनमें महदूद तरीके से हम वो बना के मार्केट कर रहे हैं, वरना चाइना में आप जाके देखें तो सिंथेटिक्स का बहुत है, इंडिया में सिंथेटिक्स का बहुत है, और दूसरे मुल्कों में ताइवान की आप बात कर रहे हैं, ताइवान में सिंथेटिक्स का बहुत है, इंडोनेशिया में सिंथेटिक्स का बहुत है। अगर यही चीज़ हम लेके आगे बढ़ें जी, अगर सिंथेटिक की कंजम्पशन बढ़ रही है और नेचुरल की कंपेरेटिवली कम है, तो फिर बीटी कॉटन का जो कॉन्सेप्ट है जो अमेरिकन बेस्ड मॉन्सेंटो ने इंट्रोड्यूस किया, दुनिया भर में इसका जो इस्तेमाल हो रहा है। नहीं देखें, कॉटन जो है वो उसकी डिमांड तो हर जगह पे है ना। जी जी। अगर कॉटन जो है वो हाई वैल्यू जो चेन है, आप शर्ट कॉटन की शर्ट खरीदेंगे तो आपको जो मिक्स्ड फाइबर की शर्ट है उससे कहीं ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये कॉटन की तो एक अपनी वैल्यू है ना। तो अगर हम कॉटन में, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हम चूँकि हमारा जो स्टेपल लेंथ है वो एक लिमिटेड है, हम उसमें कोर्स टू मीडियम काउंट्स बना सकते हैं, फाइनर काउंट्स में हम नहीं जाते, तो इसलिए फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक चीज़ जो है वो ये है कि हमें अपने आप को, जिस तरह अदरीसा में बोला है, महदूद नहीं करना, हमें ब्लेंड्स के ऊपर ज़्यादा जाना पड़ेगा। अगर आप ब्लेंड्स की बात करते हैं तो ब्लेंड की एक अपनी टेक्नोलॉजी है, तो यू हैव टू बी केटरिंग फॉर ब्लेंड्स एंड यू हैव टू सस्टेन द ब्लेंड्स फ्रॉम डे वन टू डे आउट। ये नहीं है कि एक दफ़ा आपको पैसे वहाँ ज़्यादा मिल गए तो आपने वो ब्लेंड बनाना शुरू कर दिया, फिर आपको जो है वो पैसे कम हो गए तो आप फिर कॉटन पे शिफ्ट हो गए, जो अक्सर होता है। जो अक्सर होता है। तो आई मीन दिस इज़ नॉट, तो आपको एक पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे अदरीस साहब ने बोला है, अब आप अगर देखें तो हमारा जो अंडर गारमेंट्स है, अंडर गारमेंट्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो अंडर गारमेंट्स में है। तो हम अंडर गारमेंट्स तो कहीं नज़र ही नहीं आते, कहीं नज़र नहीं आते, और वो ज़्यादातर जो है वो सिंथेटिक है अंडर गारमेंट्स, या ब्लेंड्स के ऊपर जाते हैं। तो ये मेरा मतलब है, सो बहुत सा एरियाज़ है जिसको हम कवर कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीनरी नहीं है, कुछ सब चीज़ है हमारे पास, लेकिन ये है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को तवज्जो देनी पड़ेगी, लीड लेनी पड़ेगी, और जो हमारी एसोसिएशंस हैं, बाकी लोग जो हैं, उनको भी उनका साथ देना पड़ेगा कि एक पॉलिसी तय हो जाए, तो उसके बाद उसके ऊपर अमल करना चाहिए। टेक्सटाइल के लिए कितनी पॉलिसीज़ बनी हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे ख्याल 4-5 पॉलिसीज़ तो देखी हैं जहाँ बनी है कि भाई आपने 5 साल की प्लानिंग कर ली, आपने कहा जी कि ये आप उसको गारमेंट पे ले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो जो है हाई ट्रैक, लो ट्रैक, मिडल ट्रैक, उसकी बहुत बड़ी और इतनी बड़ी किताब छाप दी और सारी दुनिया में उसको कर दिया, आपने पब्लिसाइज कर दिया कि ये हम करने जा रहे हैं। तो आखिर में जब हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट हुई, ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ गई, सारी की सारी स्पिनिंग में चली गई, बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे, और कोई नहीं है, उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, पीपल आर यूज टू इट। तो असल बात जो है वो ये है कि एक प्रायोरिटीज़ जो है वो आपको फिक्स करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी, वैल्यू एडिशन जो है वो आपको ज़रूर सामने रखनी पड़ेगी कि वैल्यू एडिशन करनी है, हर नॉट ओनली वैल्यू एडिशन फ्रॉम द टॉप, वैल्यू एडिशन फ्रॉम द बॉटम, कि आपकी जो कंटेमिनेशन है
जहाँ से पिकिंग में आ रही है उसको दूर करना है। जिनिंग जो है आपकी ऑब्सोलीट है, उसको आप मॉडर्नाइज करें, क्योंकि जिनिंग से सारी चीज़ चलेगी। उसके बाद आपका मिडिल मैन है, उसको आप एलिमिनेट करें, क्योंकि एक तरफ से दूसरे तरफ से एक फील्ड दूसरा फील्ड सारी काटन एक जगह पे वो फिर मिक्स हो जाती है, तो फिर आपको उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते। आप बाहर की दुनिया में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, अमेरिका में जाएं, वो मिक्स नहीं होती काटन। तो उनको पता है कि ये काटन जो है इसका स्टेपल लेंथ इतना है, इसका कंटेमिनेशन या जो भी वेस्ट है वो इतनी है। तो हमारी एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मिडिल मैन है, मिडिल मैन से फिर आप वो जिनर के पास जाते हैं, तो जिनर जो है उसके पास मशीनरी जो है वो ऑब्सोलीट है, फिर उसमें वो जो क्लीनिंग है वो नहीं हो पाती, फिर वो सारे का सारा बोझ जो है वो स्पिनिंग इंडस्ट्री पे आ जाता है। फिर हम कंटेमिनेशन स्पिनिंग इंडस्ट्री में पहले निकालते हैं, उसके बाद फिर आगे उसको करते हैं। तो मेरा मतलब है ये एरियाज़ हैं जिसको ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, इसके ऊपर बहुत काम हो चुका है। पिकर्स जो थे उनको ट्रेनिंग किया गया था, फिर उसमें से छोड़ दिया। जिनर्स जो हैं उनको मॉडर्नाइजेशन की गई एक वक्त में, वो फिर हमने उनको छोड़ दिया। तो ये चीज़ें जो हैं इसको एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए और सस्टेनेबल पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि एवरीबडी देखें। कोई आदमी जो है उसको अगर पैसे मिल रहे होंगे तो वो क्यों नहीं काम करेगा? बिल्कुल ठीक, क्यों नहीं काम करेगा? सब करेंगे, लेकिन उसको आप फैसिलिटेट तो करें ना, फैसिलिटेट करें। और एक चीज़ जो है वो हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बैकवर्ड लिंकेज जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जो मेन स्टेक होल्डर हैं, बड़ी बड़ी मिलें हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करने के रिसोर्सेज हैं, वो उनको चाहिए कि वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ जाएं, कि फार्मर जो हैं उनको उनके साथ इन्वॉल्व हो। और दुनिया में देखें बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काफ़ी काम हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, उन्होंने अपने सब, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, कम हो जाएगी, आपका कंट्रोल भी रहेगा क्वालिटी के ऊपर, मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाएगा आपका, और आप डायरेक्ट फार्मर के साथ आपका राब्ता हो जाएगा। देन योर क्वालिटी विल गो अप, डेफिनेटली विल गो अप। तो ये चीज़ें जो है ये अभी तक हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। एक जो चीज़ हमने नोट की है पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर में कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे समवॉट काम हुआ है, लेकिन बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे ऐसा हमने कोई फोकस नहीं है। नंबर 2, वैल्यू अगर हम चेन की बात करें तो ये जो सप्लाई चेन है बेसिकली उसमें हमने वैल्यू एडिशन देखा है, कोई बेहतरी देखी है? एंड हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, जैसे मेरी साहब ने फरमाया, हम एक टारगेट सेट करते हैं। अब हमने देखा कि जी कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि जी बाय 2018 इंशाल्लाह हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स 35 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स तक पहुंच जाएंगी। इसमें टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन तो बहुत अहम होना चाहिए। थैंक यू जी। बेसिकली जो आपने फरमाया है, वैल्यू एडिशन का प्रोसेस है, लेकिन वैल्यू एडिशन का प्रोसेस बहुत स्लो है। एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए ना स्ट्रॉन्ग R&D डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हर एक मिल में होने चाहिए, जिसकी बेसिस के ऊपर वो आगे बढ़ सकता है। टेक्सटाइल जो है ये बहुत ही कम्पिटिटिव फील्ड है, और इसमें दुनिया भर में बड़ी इनोवेशंस हो रही हैं, और इसको हमें लिंक करना होगा फैशन के साथ। फैशन किन चीज़ों का है? फैशन सिंथेटिक्स के ऊपर ज़्यादा जा रहा है, काटन के ऊपर कम है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ जो काटन होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, दुनिया भर में अप्रिशिएट किए जाते हैं। काटन की मैच्योरिटी बहुत अच्छी होती है, काटन की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, जो यार्न बनता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, और चूँकि ये हमारी काटन कोर्स है, हम बॉटम्स के लिए ये एक्सीलेंट है। अच्छा, अब इसमें आ जाता है आगे जो थोड़ा सा ट्रेड का एस्पेक्ट आ जाता है। आज भी हमारे यहाँ स्पिनिंग के ऊपर, जैसे मुझे सब फरमाया कि इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो ज़्यादातर स्पिनिंग में हुई है। स्पिनिंग में इन्वेस्टमेंट जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ होगी तो आगे डाउन जो अपना फील्ड्स हैं उनके लिए ये रॉ मटेरियल बेहतर से बेहतर आ सकेगा। लेकिन जो दूसरा हमारा गारमेंट्स का हम जब जाते हैं तो गारमेंट्स में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वहाँ पर आज भी जो साइज़ ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत थोड़ा है। दैट्स राइट, एंड दिस इज समथिंग वी नीड टू लुक एट। अब स्पिनिंग की बात करें तो स्पिनिंग में हमने देखा था 1985 में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई। मुझे याद पड़ता है कोई 5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की उस वक्त ख़ास तौर पर पंजाब में इन्वेस्टमेंट हुई थी। मज़ीद क्या होना चाहिए
ख़ास तौर पे वैल्यू एडिशन के हवाले से, जिसके ज़रिए हम दोनों तरफ, एक तो हम कह रहे हैं कि जी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस रखना चाहिए, स्पिनिंग ठीक है, लेकिन ख़ास तौर पे वैल्यू एडिशन के ज़रिए हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। इसके हवाले से क्या होना चाहिए बात करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम अक्सर बात करते हैं प्रोग्राम्स में कि जी टेक्सटाइल पॉलिसीज़ अनाउंस हो जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं। अब अगर मौजूदा टेक्सटाइल पॉलिसी की बात करें तो 1 जुलाई 2015 से इम्प्लीमेंट हुई। इसमें ये कहा गया था कि जो इक़दाम किए जाएंगे उसके ज़रिए तकरीबन $1 अरब से ज़्यादा का हम इजाफ़ा देखेंगे अपनी बरामदात में हर साल कम अज़ कम, और ये रेलिवेंट अथॉरिटीज़ ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने बात की थी। इसका इम्पैक्ट हमने पिछले माली साल में तो नहीं देखा, क्या इस माली साल में कुछ इम्पैक्ट आएगा? सेकेंडली, हम जब बात करते हैं कि जी वैल्यू चेन की, हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो चाहे हम ग्रोअर्स की बात करें, जिनर्स की बात करें, फिर हम अगर बात करें ट्रेडर्स की, स्पिनर्स की, फिर स्पिनिंग के बाद हम अक्सर बात करते हैं जी वैल्यू एडिशन वगैरह, वाकई काम हो रहा है पाकिस्तान में इस वाले से, या हम पीछे? जब हम बात करते हैं यूरोपियन और अमेरिकन बायर से, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स बेहतरीन होती हैं, लेकिन प्राइस ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले में, चाइना के मुकाबले में, वियतनाम के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में। अब इन तमाम चीज़ों का हल आपके ख्याल में इदरीस साहब क्या होना चाहिए? देखिए जी, इसमें आपने पॉलिसी का फरमाया, मैं ख़ुद गवर्नमेंट में पॉलिसी फार्मूलेशन का एक छोटा सा वर्कर रहा हूँ। आप कमिश्नर रहे हैं? जी हाँ, काफ़ी अहम ओहदे पे। इसमें मैं जो भी हमने पॉलिसी बनाई 74-75 से लेके ऑनवर्ड मैं इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। हमने स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया और स्टेक होल्डर्स की मशावरत के साथ पॉलिसीज़ बनती हैं और उनकी मशावरत के साथ ही टारगेट्स फिक्स होते हैं, और होना भी ये चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है। जहाँ तक आपने कहा कि जी वो टारगेट अचीव नहीं होता, ये भी अपनी जगह हकीकत है। इसमें देखिए, जो पॉलिसी का कसूर नहीं होता, पॉलिसी तो स्टेक होल्डर्स की मशावरत से बनी, उसका आप रेटिंग करने जाएं तो कोई वो एक्सीलेंट नहीं होगी, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री होती है पॉलिसी इंटरनेशनल बेसिस के ऊपर, और उसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो वही रिज़ल्ट देगी। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये होता है कि हमारे यहाँ वो प्रेफरेंसेस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। देखिए, मनी मेक्स द मेयर गो, खा वो टेक्सटाइल पॉलिसी हो या खा वो ट्रेड पॉलिसी हो या एग्रीकल्चर की पॉलिसी हो, वो तभी चलेगा कि जब उसकी कमिटेड उसको पैसे जो हैं वो मिलते चले जाएं। अगर आप एक इसकी इवैल्यूएशन करें तो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में ये एक फैक्टर है। उसके बाद साथ साथ जो है एंटरप्रेन्योर्स का भी आ जाता है। एंटरप्रेन्योर्स की प्रेफरेंसेस क्या होती हैं? आपने $5 बिलियन का तज़किरा फरमाया। वो मुशर्रफ साहब के वक़्त में हमने वो टेक्सटाइल विजन बनाया था और उसमें हमने टारगेट्स रखे थे कि जी फाइनेंसिंग इतनी इतनी करनी है मुख्तलिफ शोबों में, स्पिनिंग में, वीविंग में, प्रोसेसिंग में, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स में, मेडअप सेक्टर में सारा। तो उसमें हम हर 3 महीने के बाद ये देखते थे कि जी कितनी कितनी फाइनेंसिंग हुई है। स्पिनिंग में इन्वेस्टमेंट मेजर हुई, जो मेडअप सेक्टर्स था उसमें नहीं। स्पिनिंग के बाद था सिंथेटिक सेक्टर था, जिसमें फ़ाइबर और फिलामेंट थे, और जहाँ तक ये ताल्लुक़ था गारमेंट्स वगैरह का, इसमें इन्वेस्टमेंट हुई लेकिन बड़ी कम। गारमेंट्स का छोटे यूनिट्स होते हैं, वो उनकी प्रेफरेंस होती है कि जी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी कर लें, बैंक से ना जाना पड़े, बैंक से वो वर्किंग फाइनेंस लेते हैं। इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो मैंने कहा जैसे कि दे हैव टू गो टुवर्ड्स द फैशन। क्या कलर स्कीम्स हैं, क्या प्रोडक्ट का क्वालिटी मांगते हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स का मिक्स मांगते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी हवाले से अगर देखें तो ये जो आपने बात की, आप समझते हैं मुझे साहब कि हम इसमें बहुत पीछे रहें? अगर हम देखें तो वही बात ना, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात है कि जी खुद अपने आउटलेट्स आप देखें, और पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी हैं एग्जांपल्स जो हम कोट कर सकते हैं कि जी ये टेक्सटाइल सेक्टर कंपनी स्प्रिंग में थी, आहिस्ता आहिस्ता फिर वैल्यू एडिशन में अपने आउटलेट्स भी उन्होंने डेवलप किए। जहाँ तक फैशन का तल्लक है, आई थिंक यू सी मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन पाकिस्तान। आपको हर जगह जो है वो आपको नए नए फैशन नज़र आएंगे, और आपको पता है कि हमारे फैशन डिज़ाइनर जो हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त जो है वो जितनी भी आपकी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से फैशन डिज़ाइन मैनेजमेंट कोर्सेज एंड ऑल दैट वर्क, उसकी वजह से आप देखें कि हर जगह पे आप लॉन की बात करें, अब आप लॉन का जब टाइम आता है तो आपको 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्स आर अवेलेबल, तो वो जो है वो सब लोग जो हैं वो लॉन की बात जो है वो ये नहीं है। अब बात जो है कि जो फैशन की आपने बात की वो बिल्कुल सही है कि आप फैशन की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है वो एक और चीज़ जो है वो अगर आप देखें उसमें से 2 पॉइंट्स जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आपकी रिटेल शॉप्स जो हैं उनका एक चेन शॉप्स आर ओपनिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। आप मुख्तलिफ देखें, आप देखें जो निशात वाले हैं उन्होंने अपनी चेन इस्टेब्लिश की हैं, गुल अहमद ने अपनी चेन जो है मुख्तलिफ शहरों में सारे पाकिस्तान में इस्टेब्लिश की हैं, अलकरम ने की हैं, बहुत से लोग जो हैं उसमें सफ़ायर वालों ने अपने की है, तो चिनाब वाले जो हैं चेन वन जो है वो एक चेन जो है बन रहा है एंड दिस इज़ अनदर सेक्टर विच इज़ ओपनिंग अप। तो पाकिस्तान का जो एंटरप्रेन्योर है, जो पाकिस्तान का कपड़ा बनाएगा, जो फैशन गारमेंट बनेंगे, उसके साथ इतनी लिंकेज बढ़ जाएगी कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब एक ये बहुत बड़ी एडवांटेज है और ये एक मेरे ख्याल में पिछले चंद साल में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अगर आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा हर जगह पे फैशन नज़र आएंगे, कलर नज़र आएंगे, डिफरेंट ब्लेंड्स नज़र आएंगे, हर चीज़ नज़र आएगी। दूसरी चीज़ जो है जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी है वो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि एनवायरमेंटल जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं हमारी क्रॉप्स के ऊपर, उसको हमने किस तरह उसके लिए अपने आप को अब इसमें पेस्ट कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेस्ट कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको देखें कि वाटर शॉर्टेज, आपके पास फ्लड्स, अनटाइमली रेन्स जो हैं, और उसकी ये अब सारी दुनिया का एक प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हमने किस तरह अपने आप को उसके साथ गियर अप करना है। तो उसको सामने रख के आप देखें कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रोडक्शन पर एकड़ जो है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये नहीं है कि आप हमेशा ये नहीं कर सकेंगे कि आपकी जो एकरेज है उसको आप बढ़ा सकें। एकरेज को हम ये समझें कि भाई ये चूँकि ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, तो आपका जो है वो प्रोडक्शन पर एकड़ जो है वो बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर। एंड इसके लिए अगर हम देखें तो ये जो इंटरनेशनल कॉटन ICAC की हम बात करते हैं, उनका कितना ज़्यादा अहम किरदार इसमें रहा है? देखिए जी, वो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है वो मेंबर कंट्रीज़ को देते रहते हैं, और जैसे मजीद साहब ने फरमाया कि हमारे यहाँ यील्ड पर एकड़ चूँकि कम है, इसको हमें देखना होगा कि दूसरे जो मुल्क हैं उनका क्या है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अभी इनिशिएटिव लिया है कि इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो इस्लामाबाद में कर रहे हैं अक्टूबर 30 से नवंबर 4 तक, उसमें इसके ऊपर काफ़ी पेपर्स पढ़े जाएंगे, कॉटन की प्रोडक्शन के ऊपर, पानी की कंजम्पशन के ऊपर, टेक्सटाइल की सर्वाइवल्स के ऊपर, और एनवायरमेंटल आस्पेक्ट्स के ऊपर। ये प्रोडक्टिविटी भी उसमें डिस्कस होगी। प्रोडक्टिविटी फार्म लेवल के ऊपर तो कम है, जहाँ पर इम्प्रूव करने का बहुत बड़ा है। प्रोडक्टिविटी लेवल जो हमारा इंडस्ट्री में है वो भी कम है। देखिए, हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी की गेंस मशीन बेसिस के ऊपर तो हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाई, उसके ऊपर हमने गेन किया, लेकिन जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर हमें काम काफ़ी करने की ज़रूरत है। इस पर भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का एक इनिशिएटिव है कि उन्होंने वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। ख़ास तौर पे गारमेंट्स में हम एक स्मोट का नाम से वो करते थे, स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी भी जो है वो लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है वो लॉन्च कर रही है, बड़ा मैसिव सा प्रोग्राम जो स्पिनिंग, जिनिंग, प्रोसेसिंग, वीविंग, गारमेंट्स हर शोबे को वो कवर करेगा, इवन टेस्टिंग का लेबॉर्ट्रीज़ के लिए भी। तो ये सारे इनिशिएटिव से फ़ायदा उठाने इंडस्ट्री का काम है। अब बेसिकली जो है इंडस्ट्री को अपनी नीड्स जो है वो डिफाइन करने पड़ेंगे। उनको देखना होगा कि जी हमने आगे अगर बढ़ना है प्रोडक्टिविटी में,
तो लेबर की ट्रेनिंग का हमारा अपनी जिम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट उनको इनिशिएटिव लेके मदद कर रही है, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड तो कि जी ज़्यादा वो ज़्यादा करें। किरदार क्या आप समझते हैं कि स्पिनिंग में हमें फोकस रखना चाहिए या वैल्यू एडिशन में? सभी में, सभी जगह पे स्पिनिंग में भी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं मुतमिन हो जाना चाहिए कि जी हम मैक्सिमम प्रोडक्टिव ले रहे हैं, वो 99 है तो 99.9% भी जाना चाहिए। वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहना चाहिए ट्रेनिंग का। इसी तरीके से ये जो हमारा सेक्टर है ख़ास तौर पे वैल्यू एडेड वाला, वहाँ ह्यूमन फैक्टर ज़्यादा प्ले करता है मशीन की निस्बत, तो वहाँ ये ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरीके से जैसे अपना दूसरा फरमा रहे थे मजीद साहब ने फैशन का, कि हमारे यहाँ लोकल मार्केट के लिए फ़ैशन का आस्पेक्ट जो है ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हद तक ये इम्प्रूव किया है। ये जितने प्रोडक्ट्स हैं हमारी लोकल मार्केट के हैं, या हमारे जैसे एनवायरनमेंट्स के लिए, जैसे इंडिया में, दुबई में, सऊदी अरबिया में, इधर चले जाते हैं जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, हमें ज़रूरत है कि अपने फ़ैशन डिज़ाइन इंडस्ट्री को हम लिंक करें इंटरनेशनल फ़ैशन डिज़ाइन। ठीक है, आज भी फ़ैशन जो है वो पेरिस में वो अपना इनिशिएट होता है, जर्मनी में इनिशिएट होता है, इंग्लैंड में इनिशिएटिव होता है, इटली में होता तो है। इटली में होता है। वहाँ के फ़ैशन हाउसेस जो हैं वो हमारे फ़ैशन डिज़ाइनर्स को भी एंगेज करें। मेजर पार्ट चलो उनका होगा, माइनर पार्ट इनका भी हो, तो हम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए अगर हम जो है अपने आप को इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने फ़ैशन जो है एक्सपर्टीज़ के साथ, तो उसमें बेनिफिट आएगा। दूसरी बात आ जाती है कि जी हम आज भी वो एक्टिव मार्केटियर्स नहीं हैं, हम पैसिव मार्केटियर्स हैं। एक बंदे ने आके हमें ऑर्डर दे दिया, हमने उस ऑर्डर को पूरा कर और दिया, फिर हम उस कुएं से बाहर ही नहीं निकल रहे ना। हाँ, ये देखिए ये तो बड़ा एक अहम किरदार मेरे ख्याल में यहाँ पे उन कमर्शियल अटैचीज़ का नहीं आ जाता। नहीं, इसमें हुकूमत ने ये commercial attaches जो इसमें हैं जो वो- ग्लोबल बिजनेस है ना जी, उस पे जो हावी लोग हैं ये उनका है कि वो हमें इस सर्कल में से निकलने नहीं देते, लेकिन हमें अडॉप्ट करने पड़ेगा अब उसमें हमारे एक्टिव competitors मार्केटिंग। हैं। जी हाँ, कंपटीटर्स हैं, हमें कैसे निकले? नहीं, इसी के लिए तो वो कोशिश करनी पड़ेगी ना जी। इसी के लिए चाइना कैसे निकला है, चाइना ने बीट किया है ना। जापान कैसे निकला था, जापान ने बीट किया। तो हमें भी एक्टिव मार्केटिंग में आने पड़ेगा, उस वक्त हम अपनी प्राइस लेंगे। हुकूमत का अहम किरदार आता है या फिर प्राइवेट सेक्टर जिन्होंने सरमायाकारी की हुई है? मुझे उसमें सिर्फ आपका किरदार आता है, जो मीडिया का। स्टूडेंट्स जो हैं जो आप प्रोड्यूस करें, उनका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल। जिन्होंने जाके मार्केट में। अब मेरा बहुत सा ताल्लुक जो था, हम अदरीस साहब को भी पता है कि हम जापान के साथ भी बड़े मुंसलिक रहे मशीनरी के सिलसिले में, और जर्मनी आई ऑलवेज वैल्यू वेरी हाईली। जर्मन का जो है वो ये होता है कि आपके पास एक ऑर्डर आ गया है, बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया है, तो आपका जो कास्टिंग डिपार्टमेंट वो कहता है जी ये तो आप इसमें तो आपका प्रॉफिट नहीं है। तो जर्मन ऑलवेज से नो, गो बैक अगेन एंड रीवर्क कि भाई ये जो ऑर्डर की जो हमें कीमत मिल रही है उसको हमने किस तरह, कौन सी मॉडिफिकेशन करनी है, कौन सी इनोवेशन करनी है ताकि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो जाए। ग्रेट। दैट इज हाउ द अप्रोच इज इन जर्मनी। विजन आता है basically। ये जर्मनी की अप्रोच ये है, और इस वजह से जर्मन आज सारी दुनिया में वो छाए हुए हैं। हालांकि उनके पास तो उनके वेजेस कम तो नहीं है, वेजेस उनके बहुत हाई हैं, लेकिन ये है कि कोई ऑर्डर उनके पास आएगा उसको रिफ्यूज़ करने से पहले दे विल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। और बड़ी टेक्सटाइल एग्जीबिशंस भी जर्मनी में ही होती जर्मनी हैं। में होती है। तो मेरा मतलब है हमें अपने माइंडसेट जो है उनको ट्रेन करना पड़ेगा, और माइंडसेट जो है वो सिर्फ आप यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर ही लोगों को कर सकते हैं, उसके आगे जो है वो नहीं जाता। हमारी अब टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है, तो हमारे पास 4-5 हम कोर्सेज करवाते हैं, और हम आपको ये, आप कभी वहाँ जाके देखें उसको, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एक भी बंदा जो है अनएम्प्लॉयड नहीं होता, नॉट वन, क्योंकि हमारा जो है वो वी आर ऑलवेज इन टच विद द इंडस्ट्री की नीड्स जो हैं उसका हमें पता है। हमारे कोर्सेज जो हैं वो हम उनको मॉडिफाई करते रहते हैं, तो इंडस्ट्री जो है वो खुद ब खुद जिस वक्त बच्चे जो हैं वो सामने आते हैं तो वो उनको ले लेती है। एक मिल ने इस दफ़ा हमारे 18 स्टूडेंट्स एम्प्लॉय किए। तो मेरा मतलब ये नहीं है, बात जो है वो सिर्फ ये है कि आपको एक चीज़ को अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी को हैंडल करने वाले लोग भी चाहिए, आपको माइंडसेट भी लोगों के चेंज करने हैं, और आपका जो तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपकी जो लेबर है विच इज़ इलिटरेट,
उसको लिटरेसी। लेकिन इसमें ना हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हम प्रोएक्टिव शायद रहे ही नहीं है ना मजीद साहब, इसलिए कि अगर प्रोएक्टिव हम होते तो आज वियतनाम हमसे आगे नहीं होता, आज बांग्लादेश हमसे आगे नहीं होता। देखिए वहाँ में इंटरनेशनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं उसमें, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री का स्टेटस वो वगैरह भी आ जाते हैं। लेकिन ये है कि अब आप सब लोग बांग्लादेश की बात करते हैं, हम तो बांग्लादेश में रहे हैं, हमें पता है बांग्लादेश में। देखें उन्होंने उनको जो बूस्ट मिला वो ये मिला कि उनके पास जो भी एक्सपोर्ट उन्होंने की उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं थी, LDC स्टेटस, ड्यूटी फ्री उनको एक चांस मिल गया। और किन लोगों ने उसको चांस में से ज़्यादा पैसे कमाए, देखे ना, वो कपड़ा तो अपना खुद पूरा नहीं बनाते, कपड़ा भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यार्न भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कॉटन भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो आप तो बादशाह हैं वो कैलकुलेशन के, आप उसको कैलकुलेट करके देखें कि भाई उन्होंने एक्सपोर्ट इतना किया, उसमें से इंपोर्ट कितना किया और नेट गेन जो है वो कितना किया। अब ये जो बात है ना, ये एक ऐसी रॉ हमारी। लेकिन इसमें एक चीज़ तो आ जाती है ना मजीद साहब, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होने की। देखो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो है वो इसलिए कि हमारा माशरा जो है उसको आप चेंज करने में आपको टाइम लगेगा। आपकी औरतें जो हैं वो काम करने के लिए नहीं तैयार हैं। आफ्टरनून शिफ्ट या नाइट शिफ्ट में आपको औरत कोई भी नज़र नहीं आती। और गारमेंट में ज़्यादातर इट्स ए स्वेट इंडस्ट्री एंड इट इज़ मोस्टली रन बाय द फीमेल्स। तो ये एक चीज़ है जिसको आपको जहन में रखना पड़ेगा। एक वक्त था, अनीस साहब को पता है कि हमने वो अंडर गारमेंट्स की बातें शुरू की थी, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगवाने की शुरू की थी, और हमारे पास मॉडल ही नहीं थे। नो वी कांट मेजर द फीमेल्स कि भाई आपकी जो है वो, तो मेरा मतलब है बहुत सी आपका माशरा जो है उसमें भी तो रह के आपको काम करना है। लेकिन फिर इसमें कल्चरल वैल्यूज़ भी थोड़ी आ जाती है ना ये सब। वो तो है। इस चीज़ को तो मेरा मतलब है अब ऐसी बात नहीं है कि कोई अचीवमेंट नहीं हुई, अचीवमेंट बहुत हुई है। सिर्फ ये है कि सेटबैक्स जो हैं वो होते रहते हैं। पिछले 1-2 साल में आपकी एनर्जी की प्रॉब्लम रही, आपकी वाटर की प्रॉब्लम रही, अभी भी चल रही है वो वाटर प्रॉब्लम। उसके बावजूद भी इमेज प्रॉब्लम भी है, इमेज भी प्रॉब्लम है अपना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये इदरीस साहब ने बोला कि भाई हमारे जो है वो जो फैशन लोग हैं वो बाहर जाके, अब हमारे साथ हम कोलैबोरेशन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कर रही हैं बाहर के फैशन स्कूल के साथ। लाहौर में जो फैशन स्कूल खुला है उनकी कोलैबोरेशन है फ्रांस के साथ। तो हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं वहाँ पे, वो पार्टिसिपेट करते हैं फैशन में, ऐसी नहीं है। लेकिन वी हैव स्टिल टू गो फॉर अ लॉन्ग। लेकिन स्केल की अगर हम बात करें तो जो जिस लेवल पे हम काम करें शायद अभी उस लेवल तक आए नहीं। जैसे आपने अभी बांग्लादेश की बात की ना, मैं तो समझता हूँ कि बांग्लादेश एक मॉडल है, अनडाउटेडली एक मॉडल है। इसलिए कि देखिए ना, अगर आप कॉटन से $1 कमा रहे हैं और वैल्यू एडिशन करके $6 कमा रहे हैं, दिस इज अचीवमेंट। नहीं वो तो ठीक है उनका। देखें उसमें बांग्लादेश फीमेल वाज ऑलवेज, जब आपने फीमेल को एम्पावर करना शुरू किया तो आपका वो स्टैंडर्ड जो है बढ़ गया। तो आप फीमेल को यहाँ भी एम्पावरमेंट की बात तो हो रही है हर वक्त। आपका मीडिया जो है वो आजकल तो फीमेल को एम्पावरमेंट कर रहा है। तो मेरा मतलब है उसकी जिस वक्त ये चीज़ें जो हैं वो चलती जाएंगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो आप, एक और चीज़ जो है उसको आप जहन में रखें। China is one of the country which has imported more robots than any other country in the world in last year. अब रोबोट का यूज़ जो है ये स्वेट इंडस्ट्री में सबसे पहले आएगा। जिस वक्त रोबोट जो हैं वो सोइंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये स्वेट इंडस्ट्री की जो कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज दे विल बी मोर एक्यूरेट, उनकी सोइंग, उनकी कटिंग, उनकी सारी चीज़ जो है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये इसका एक हमारे ज़िंदगी में शायद नहीं हो, लेकिन मेरे ख्याल में एक चेंज बड़ी जल्दी आने वाली है। और इसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू में बढ़े लेकिन इवेंचुअली इट विल, फिर इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाएगी। आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल आ गया ना, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। चाइना में भी होप ही तो रहा है। अगर देखिए ना, पाकिस्तान जब बात करें कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ ही हम देख रहे हैं कि चाइना इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, स्पिंडल्स लग रहे हैं बड़े बड़े पैमाने पे। देखिए ये इनकरेजिंग है,
उनका खैर चाइना इकनॉमिक जो बन रहा है वो सारा उसमें बड़ी इंडस्ट्रीज़ का है, लेकिन चाइनीज़ या जैपनीज़ या जितने भी सारे दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स होता है वो बड़ा माइन्यूटली देखता है, किसी जगह भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखते हैं। ये प्रोसेस को आज से 10 साल पहले शुरू हुआ और अभी अल्लाह का शुक्र है कि इनकरेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी चाइनीज़ ने काफ़ी यहाँ पर एक्टिविटी शो की है, फैसलाबाद में कुछ लोगों के साथ जॉइंट वेंचर किया है, इसी And तरीके hope से that कराची will में continue भी और ताकि validated। एक विन-विन सिचुएशन हो। It was wonderful जी। having you on the show, मजीद साहब, बहुत Thank शुक्रिया you जी, तशरीफ लाए। thank you जी for साहब, having us, you, thank you। It was honor having you। Thank you। वेल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।